हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पहुंच गए थे बेटा कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव टिश्यूज का हमने इंट्रोडक्शन किया, उसके क्लासिफिकेशन को देखा। उसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे तीन कैटेगरी में कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया था। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलार और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप आते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टाइप आते थे, दैट इज अ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हमारा बाकी था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू? मैंने आपको दो टाइप बताए थे, स्केलेटल एंड द फ्लूइड। तो मैंने आपसे कहा था कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ आता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही उसी पे डिपेंड है। मतलब वो एक बहुत बड़ा है आर्टिकल है, समझ लो। आज हमको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करना है। और स्केलेटल नाम सुनने के बाद मन में एक्चुअली एक नहीं दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज तो आप हड्डियां सोच ही रहे होंगे, बोन्स, स्केलेटन। लेकिन हड्डियों से भी पहले एक चीज थी, दैट इज द कार्टिलेज। तो बेटा पहले आप कार्टिलेज को पढ़ो, उसके बाद आपको बोन ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जिसके अंदर दो टाइप है, कार्टिलेज एंड बोन। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ने वाले कार्टिलेज। अब बेटा मैं बता रहा हूं, आप पहले ही समझ लो कि ऐसा मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि पहले संसार में कार्टिलेज ही आया है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, फिर उसके बाद हड्डी आई। मतलब कार्टिलेज को कन्वर्ट करके ही बोन्स तैयार होते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जैसे 206 हड्डियां है, तो अगर आप मानो ना मानो उसका 90% कार्टिलेज से ही डिराइव किया गया। अब मेरा अगला आर्टिकल बोन रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिसको बोन समझना है पहले वो कार्टिलेज पढ़े, क्योंकि कार्टिलेज ही कन्वर्ट हुआ है। तो पहले कार्टिलेज क्या था, फिर उसका कन्वर्जन कैसे हुआ, तब आपको बोन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब सर कार्टिलेज को समझने के लिए अपने को पहले कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में हम कार्टिलेज को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि हमारा सब कुछ कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बच जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसके अंदर तो सिर्फ लोकेशंस ध्यान में रखने की, कौन सा कार्टिलेज, कौन से टाइप का कार्टिलेज बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है। तो इंट्रोडक्शन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। तो कार्टिलेज ऐसा लिखा जाता है कि ये हड्डियों से तो थोड़ा सॉफ्ट ही है, मतलब इट इज लाइक अ सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। क्योंकि बोन के मामले में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा कि इट इज अ हार्ड स्केलेटल टिश्यू, तो वैसे ही कार्टिलेज के मामले में सॉफ्ट। लेकिन ये जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही थी? मैंने बताया था कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बनता है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। और यहां पर ज्यादातर खेल था मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स, मैंने कहा था ना मैट्रिक्स तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड द जेल स्टेट। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये कौन से स्टेट में था मैट्रिक्स, क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट क्लियर है सर, हड्डियां मजबूत है, सॉलिड है, तो उसका मैट्रिक्स कौन सा स्टेट में था? सॉलिड। लेकिन ये जो कार्टिलेज है, जैसे आप अपने ईयर को देख रहे हो, द एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना बेटा, इसको जब मैं ऐसा दबाता हूं तो दिस इज अ कार्टिलेज। बोन ऐसे फ्लेक्सिबल होते क्या? ऐसे दबा सकते क्या आप इसको? बोन ऐसा प्रेशर ले सकते क्या आप? कार्टिलेज को कितना भी टर्न वर्न कर लो, कितना भी दबा दो, वो प्रेशर ले लेगा। लेकिन हड्डी को आप थोड़ा ऐसा करोगे, हड्डी के दो टुकड़े हो जाएंगे, बिकॉज इट इज सॉलिड। तो सर अब लिखे क्या? सर ये लिखे क्या इनका मैट्रिक्स जेल स्टेट में है? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एमसीक्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर आपने बना दिया सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन बता रहा हूं, एमसीक्यू में काम आएगा। तो उसमें लिखा है कि कार्टिलेज इज सॉलिड। अरे बाप रे, आप तो बता रहे थे अभी एकदम ऐसा फ्लेक्सिबल है। सॉलिड होने के बाद फ्लेक्सिबल कैसे? इसके आगे एक शब्द दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट, सॉलिड एंड प्लायबल एंड कैन रेजिस्ट कंप्रेशन। सो ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हो गया बेटा। अब देखो बच्चे कहां गड़बड़ करते। एक तो बच्चे सिर्फ सॉलिड रट्टा मार लेते हैं और बोलते कि वो सॉलिड ही है। सॉलिड के आगे जो अगला शब्द था वो बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, दैट इज अ प्लायबल, दिस वर्ड। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता, मैं बता देता हूं बेटा। प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल।
क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल। मतलब सॉलिड भी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसके अंदर, ठीक है। एंड रेजिस्ट द कंप्रेशन, जैसे मैं बता रहा था ना, कितना भी दबा दो, कितना भी आप कंप्रेस कर दो, छोड़ने के बाद वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। दे कैन रेजिस्ट द कंप्रेशन। और ये जो प्रॉपर्टी आई उसकी, ये उसको किसी फाइबर से नहीं आई, ये उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी आई हुई है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन में एक दो शब्द जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए, सॉलिड एंड प्लायबल। अब अगर मैं यहां पे हेडिंग में बोन लिखूंगा तो मैं सिर्फ वहां क्या लिखूंगा? सॉलिड, प्लायबल नहीं। और बोन कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप बोन को दबाओगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, वो कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कार्टिलेज है वो ऐसा लिखा जाता है कि अवैस्कुलर है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये नीट एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बेटा ये। सर नहीं, मैं समझ गया, अवैस्कुलर का मतलब होता है नो ब्लड सप्लाई, दे डोंट हैव ब्लड सप्लाई। लेकिन कुछ बुक्स में दिया है कि दे हैव अ ब्लड सप्लाई, और कुछ बुक्स में दिया है दे डोंट हैव अ ब्लड सप्लाई। करे क्या सर? क्योंकि कल को नीट एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स, और उसके अंदर ऑप्शन मुझे ब्लड सप्लाई के ऊपर है, क्योंकि बोन को ब्लड सप्लाई है ये 100% है, लेकिन कार्टिलेज को है कि नहीं है, वहां पे कंट्रोवर्सी है। अब मैंने अवैस्कुलर लिख दिया, इसका मतलब देयर इज नो ब्लड सप्लाई, ठीक है। अगर इसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा होगा तो इनडायरेक्ट मिल रहा होगा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। ऐसा ही एक मुद्दा आपने एपिथेलियल टिश्यू में भी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू इज अवैस्कुलर और उसको इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। और आपने ये भी बताया था सर कि कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर। अब यही तो मुद्दा है कि सारे कनेक्टिव टिश्यू, जो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, उसमें इन सब टाइप्स में से एक लौता कार्टिलेज ऐसा था जो अवैस्कुलर था, बाकी सबको ब्लड सप्लाई फुल था। अच्छा सर, आपने कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसको ब्लड सप्लाई है बेट। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जो कंट्रोवर्सीज है, पहले आपको क्या फॉलो करना है? नीट एग्जाम में आपको यही कंसेप्ट फॉलो करना है कि इट इज अवैस्कुलर। अब कुछ बुक्स में जो दिया है ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई है, तो वो कहां है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअली कार्टिलेज को लेयर्स होते, एक ही लेयर होती, द आउटर मोस्ट लेयर, उस लेयर को बोलते ब्लड सप्लाई है, और वहां से अंदर मैट्रिक्स में न्यूट्रिएंट्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। मतलब द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टिलेज इज हैविंग अ ब्लड वेसल, इतना याद रखना। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं, अब आउटर मोस्ट लेयर में पढ़ाऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्टिलेज के अंदर एक कैनाल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज कैनाल। क्या कहते हैं बेटा? कार्टिलेज कैनाल। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा तो सब समझा दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्टिलेज कैनाल मतलब कार्टिलेज एक बना हुआ है पूरा, मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर्स, सब उसके लेयर वेयर बने, पूरा कार्टिलेज बना है। उसके अंदर एक कैनाल मतलब उसके अंदर एक रास्ता है, एक सुरंग है, ठीक है, एक गुफा तरह रास्ता है। तो बेटा वो रास्ते में ऐसा बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स होती है। लेकिन ये कार्टिलेज कैनाल तभी बनता है जब आपका कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होने जाता है, क्योंकि इस कैनाल के थ्रू हम लोग सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं देते, बोन फॉर्मिंग सेल्स भी देते जो हड्डियां बनाना जानते हैं। मतलब मान लो कि ये कार्टिलेज है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कार्टिलेज, और ये उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब यहां से एक कैनाल मैंने अंदर बना दिया कार्टिलेज के, ये एक रास्ता है, दिस इज अ कार्टिलेज कैनाल। अब इसमें से ब्लड वेसल्स भी जा रही है, दिस इज अ ब्लड वेसल्स, लेकिन इसके अलावा कुछ सेल्स भी जा रहे हैं, और ये सेल्स होते हैं बोन बनाने वाले। अब धीरे धीरे ये सेल्स इस पूरे कार्टिलेज को हड्डी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, जनरली इसको बोलते हैं कि ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। ऑसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, क्योंकि बोन्स का साइंटिफिक नेम होता है ऑस्टिया, तो ऑसिफिकेशन हड्डियों की बनाने की प्रोसीजर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? अब सर जनरली क्या है, कार्टिलेज कैनाल हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो वाला कंसेप्ट सही था। ये जो लेयर है कि इसमें ब्लड वेसल है क्या, तो है, वो वाला कंसेप्ट सही था। अब एक एक करके हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा, यू डोंट वरी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपने कहा था कि सर आप इसका पूरा फॉर्मेशन बनाएंगे कि कार्टिलेज बना कैसे, कौन कौन सी चीजों से, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए, कार्टिलेज में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा मैट्रिक्स। तो मतलब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बनता है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो पहले हमने शुरुआत कर ली मैट्रिक्स। अब कार्टिलेज का मैट्रिक्स आपने स्टार्टिंग में बताया सर सॉलिड है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो भैया यहां पर हम लोग वही लिखेंगे, मैट्रिक्स इज व्हाट, सॉलिड एंड प्लायबल, ये उसका स्टेट हो गया,
ठीक है, एंड दे कैन रेजिस्ट द कंप्रेशंस। अब सर आपने कहा था कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, या इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स तैयार होता है। अब यहां पे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के नाम देखने की जरूरत आ चुकी है बेटा, ठीक है। अब जैसे इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मैं सिर्फ मेन मेन नाम बताऊंगा। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं गैग, ठीक है। द फुल फॉर्म इज ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकन्स, ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकन्स, दैट इज अ गैग। और इसमें जो प्रोटीन है, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि कोर प्रोटीन कौन सा है, क्योंकि इसमें दो प्रोटीन आते हैं। जो मेन प्रोटीन है कोर प्रोटीन बोलते हैं, दैट इज अ एग्रीकन, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एग्रीकन, ठीक है। तो बेटा दूसरा प्रोटीन मैं तुरंत नाम बताऊंगा अभी आपको। तो मैट्रिक्स, ये दो चीजें तो कंपलसरी है, इसके अलावा बहुत कुछ है, नॉन कोलैजिनस फाइबर्स वगैरह, प्रोटीन्स, केराटिन सल्फेट, ये सल्फेट वो सल्फेट बहुत रहता है इसमें, लेकिन फिलहाल ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इसके मैट्रिक्स को बॉईल किया, ये कार्टिलेज लिया आपने इसको बॉईल किया, बॉईल होने के बाद जब ये मैट्रिक्स पूरा पिघलेगा, ठीक है, मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के बाद यहां से एक प्रोटीन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ड्रीन, अ जेल लाइक मटेरियल, कॉन्ड्रीन, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन। तो अब बेटा मैं आपको बताता हूं क्या है, कार्टिलेज को साइंटिफिकली कॉन्ड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ड्रा। तो अब जनरली एमसीक्यू में क्या होता है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, एंड द ऑप्शंस आर टू, कॉन्ड्रीन, एग्रीकन। अब बेटा ऐसा है कि बहुत बार आंसर एग्रीकन दिया, लेकिन बच्चे नाम से गड़बड़ करते, सर कार्टिलेज का साइंटिफिक कॉन्ड्रा है तो उसका प्रोटीन भी क्या होगा, कॉन्ड्रीन ही होगा। लेकिन बेटा कोर प्रोटीन ये था, ठीक है, ये तो आफ्टर बॉइलिंग हुआ। क्या हुआ, आफ्टर बॉइलिंग हुआ, ये जनरली मिला नहीं, बॉइल करने के बाद ये तैयार हुआ है ये प्रोटीन, ओके। तो पहले आपको वही टिक करना है एग्रीकन, उसके बाद आपको क्या टिक करना है, कॉन्ड्रीन। मतलब इफ द ऑप्शन एग्रीकन इज नॉट प्रेजेंट देयर, तो आपको क्या करना है, टिक कॉन्ड्रीन करना है। तो ये हो गई मैट्रिक्स की कहानी। अब सर यहां पे एक और चीज न्यू ऐड हो रही जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई थी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज लैक्यूना। क्या है बेटा, लैक्यूना। ये मैट्रिक्स के अंदर की एक स्पेस है। अभी तक मैंने किसी के भी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कहा कि दे कंटेन सम स्पेसेस, यहां पे स्पेस है, और ये स्पेस के अंदर होते कार्टिलेज के सेल्स। तो व्हाट इज मैट्रिक्स, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस विदिन मैट्रिक्स कंटेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स। अब देखो कॉन्ड्रा वर्ड बेटा कार्टिलेज के लिए, और साइट म्हणजे सेल, तो ग्रुप में रहते 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स आर देयर, ओके। अब सर मैट्रिक्स हो गया, लैक्यूना हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये था कि सर मैट्रिक्स के अलावा सेल्स भी है और फाइबर्स भी। वैसे तो कहा जाता है कि मैट्रिक्स का जो कार्टिलेज का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइबर्स के अवेलेबिलिटी पे बनाया गया, और फाइबर्स आप लोग जानते हैं बेटा वही अपने व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, वही है। तो फाइबर्स पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब पढ़ाने की क्या जरूरत है सर, सेल्स। लेकिन उससे पहले लेयर, एक ही लेयर है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब सर अभी तक हमने किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में लेयर्स की बात नहीं की थी, अब ये पहला कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है जिसमें लेयर आई है, और एक ही लेयर है इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम। ये नाम अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा है तो कहीं तो भी सुना है ये। देखो कॉन्ड्रा बोले तो कार्टिलेज, पेरी बोले तो आउटर लेयर, बाहर बाहर की पेरीफेरल लेयर, ओके। अब ये लेयर किस चीज की बनी होंगी ये आप दिमाग लगाइए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने ये बताया था कि व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस, और मैंने कहा था कि बहुत सारे आउटर मोस्ट लेयर में व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट रहते क्योंकि मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो दिस इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस शीट्स बेटा, क्योंकि हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बोले तो हो गए टेंडन, और व्हाइट फाइब्रस शीट्स मोस्टली आउटर लेयर में था। तो उधर मैंने आउटर लेयर के एग्जांपल में पेरिकॉन्ड्रियम लिखा था। अब मैं अगला आर्टिकल बोन पढ़ाऊंगा, उधर दो लेयर रहते, एक आउटर लेयर पेरीऑस्टियम, ऑस्टियम मींस बोन, एंड एक इनर लेयर एंडोऑस्टियम। लेकिन अब लेयर है तो व्हाइट फाइबर्स की बनेंगी।
अब यहां पेरिकॉन्ड्रिया में एक है, वहां आगे चल के दो हो गए. सो मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस शीट्स. मतलब टफ लेयर है सर, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो लिखाने जा रहा हूं, हैविंग ब्लड सप्लाई. क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा, वही कंट्रोवर्सी, अवैस्कुलर नेचर, लेकिन आउटर लेयर को ब्लड सप्लाई. अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है जो आगे चल के आपको सॉल्व करना है, कि आपके पास 4 टाइप के कार्टिलेज है, उसमें से एक कोई तो भी कार्टिलेज था इन विच पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट. मतलब बाकी 3 में है, एक में गायब है. तो बेटा अब वो धीरे धीरे आपको समझेगा. क्वेश्चन याद रखना, जब मैं टाइप पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा. तो ये क्या हो गया बेटा अपना मैट्रिक्स एंड लेयर्स. अब चलिए, अब हमको पढ़ने सेल्स कौन कौन से टाइप के. सो लेट्स स्टार्ट सेल्स ऑफ कार्टिलेज. अब इसमें 3 टाइप के सेल है, तो मैं 3 कॉलम के हिसाब से बनाऊंगा. और बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको, क्योंकि अगले आर्टिकल में काम आएगा बोन वाले. सो पहला नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट, देन दूसरा नाम है कॉन्ड्रोसाइट, एंड नेक्स्ट कॉन्ड्रोक्लास्ट. कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ऐसे 3 टाइप के सेल है. अब तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो अपने को देखना है. सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं, किसी के भी नाम के पीछे अगर आप ब्लास्ट देखते हो तो ये सेल बड़ा धमाकेदार है, याद रखना. कैसा है? धमाकेदार सेल. मतलब सर धमाका करने वाला नहीं, बहुत काम करने वाला है. मतलब समझ लीजिए पूरा कार्टिलेज इसी ने बनाया. दे आर मोर एक्टिव सेल्स बट दे आर यंग एंड इमैच्योर. जैसे होता है ना बेटा कि जो यंग लोग रहते हैं उनमें बहुत जोश होता है, बहुत काम करते हैं, लेकिन थोड़े इमैच्योर होते हैं. अब कभी ना कभी वो यंग से अडल्ट बनेगा, अडल्ट से ओल्ड बनेगा. मतलब ये जब सेल समझ लो ये जवानी वाला सेल है, यंग सेल है. अब ये उसका बूढ़ा वर्जन है, ओल्ड, रिटायर्ड हो चुका है. मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोसाइट. और कहीं पर भी अगर आप कॉन्ड्रोक्लास्ट, मतलब क्लास्ट लिखे हुआ दिखते तो क्लास्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन. क्या होता है? डिस्ट्रक्शन. मतलब ब्लास्ट का मतलब हो गया फॉर्मेशन और क्लास्ट का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन. अब जैसे मैं यहां पे ये सेल पढ़ा रहा हूं, कल जब मैं बोन पढ़ाऊंगा तब ये ऐसी रहेगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट. सिर्फ नाम चेंज होंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा. चलिए पॉइंट्स बना लेते. तो सर जैसे आपने कहा था कि धमाकेदार सेल है, तो इट इज अ यंग एंड इमैच्योर. ठीक है. कॉन्ड्रोसाइट ये कैसे है सर? ये अब अडल्ट या ये अब रिटायर हो चुके हैं, ओल्ड सेल्स है, मैच्योर्ड सेल्स है. ठीक है. और कॉन्ड्रोक्लास्ट, इसकी उम्र के बारे में नो कमेंट्स, तो इसे डैश मार देंगे क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक दिया नहीं गया है. ठीक है. फिर इसके बाद एक्टिव कौन है ज्यादा? सो मेटाबोलिकली, मतलब ज्यादा जो काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट कर रहा है, तो इट इज मोर एक्टिव. क्योंकि मैंने कहा था ना यंग है, धमाकेदार काम करेंगे. ये तो लेस एक्टिव है, मतलब ना के बराबर, क्योंकि अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं. और इसमें सिर्फ लिखेंगे, मोर और लेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्टिव है इतना ही मेंशन करेंगे. ठीक है. अब सर इनके काम के हिसाब से इनके नाम पढ़ेंगे. अब मैंने कहा था कि इसका काम है कार्टिलेज को बनाना. ठीक है. तो इट इज अ कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल. कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल. ये हो जाएगा सर ओनली कार्टिलेज सेल. लिखो इधर कार्टिलेज सेल. और ये रहेगा सर कार्टिलेज डिस्ट्रक्टिंग सेल. सर डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? समझाता हूं. तो ये हो गया इनका टेबल खत्म. कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज डिस्ट्रक्टिंग सेल. तो अब हम लोग ध्यान दे रहे चल क्या रहा है सर. चलो देखो बेटा, अपने ईयर पे फोकस करो, दिस इज कार्टिलाजिनस. अपनी नोज पे फोकस करो, दैट इज अ पार्टली कार्टिलेज, क्योंकि यहां कार्टिलेज और पीछे हड्डी लगती है. तो ये कार्टिलेज को इमेजिन करो, जब आपका ईयर बनना शुरू हुआ था तो तब कौन काम कर रहा था? कौन से सेल्स काम कर रहे थे? कॉन्ड्रोब्लास्ट. तब कौन से सेल काम कर रहे थे? कॉन्ड्रोब्लास्ट. लेकिन आज आपका पूरा ईयर बना हुआ है, बन चुका है, राइट? अब बन गया बोले तो कॉन्ड्रोब्लास्ट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कॉन्ड्रोक्लास्ट. उसने फॉर्मेशन कर दिया, अब उसका काम खत्म हो गया, अब वो रिलैक्स करेगा. रिलैक्स बोल तो रिटायरमेंट फेज में जाएगा और कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोसाइट, मतलब वो मैच्योर्ड हो जाएगा और अब आराम करेगा. जैसे मैंने अभी अभी लिखा था कि आपके मैट्रिक्स में दिस आर द स्पेसेस कॉल्ड एज लैक्यूना,
और लैक्यूना के अंदर कौन से सेल्स मैंने मेंशन किए थे? कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन से सेल्स मैंने मेंशन किए थे? कॉन्ड्रोसाइट। उधर मैंने ये भी नाम नहीं लिखा कॉन्ड्रोब्लास्ट ना कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट ने पूरा कार्टिलेज बनाया और बनने के बाद लैक्यूना के अंदर जाके रिलैक्स करते बैठ गया और उसका नाम क्या हो गया? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, मतलब ये कॉन्ड्रोसाइट कभी ना कभी कॉन्ड्रोब्लास्ट थे। अब ये भाई साहब का क्या रोल है सर? कॉन्ड्रोक्लास्ट। अपने कान को ऑब्जर्व करो बेटा, कितने उसके अंदर डिजाइन है, मतलब ऐसे वेव्स है, एकदम ऐसे अंदर से डिजाइन है पूरे। ये जो ऐसे उसमें डिजाइन दिखाई दे रहे। कॉन्ड्रोब्लास्ट ने क्या किया था? बहुत सारा मैट्रिक्स बनाया। जैसे आपके फाइब्रोब्लास्ट ने थे क्या, वैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट है। इसने मैट्रिक्स बनाया, फाइबर्स बनाया, सब बनाया। अब सर कभी कभी होता है ज्यादा बन जाता है। अब ज्यादा बनने के बाद आपको शेप देना पड़ता है। अब शेप देने के लिए आपको जो एक्सेस वाला मैट्रिक्स है उसको खाना पड़ेगा, उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा और एक प्रॉपर शेप देना पड़ेगा। तो शेप कौन दिया? कॉन्ड्रोक्लास्ट। मैट्रिक्स खा खा के जहां पे एक्सेस हो चुका था उसको मैट्रिक्स को खा के पूरा डाइजेस्ट करके उसको पूरा क्या कर दिया गया? एक शेप दे दिया गया बेटा। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब सर लेकिन आज जो मेरा कान है इसको शेप मिल चुका है, लेकिन आज के तारीख में ये लोग गलती से एक्टिवेट हो गए तो ये मेरे पूरे कान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई एक्सेस मैट्रिक्स नहीं है। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा का मैट्रिक्स नहीं, जितना चाहिए तो उतना है। और अब ये लोग में अगर एक्टिविटी होती है तो मेरा ये जो कान का शेप है ये पूरा बिगाड़ देंगे, खा खा के उसको खत्म कर देंगे। मतलब एक तरह से ये कार्टिलेज को शेप देता है। जनरली स्टार्टिंग में इसका रोल है शेपिंग द कार्टिलेज, लेकिन सर अगर ये आज एक्टिवेट होता है तो ये डिस्ट्रक्टिंग भी करेगा। तो इसलिए उसको मेनली क्या बोलते हैं? कार्टिलेज डिस्ट्रक्टिंग सेल्स। ओके सर, मेरे को एक डाउट है। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा ये कान यहां से कट चुका है। अब सर ये कान जो कट गया उसको तो हम स्टिचेस वगैरह देके जुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना गैप आया बेटा उधर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और मैट्रिक्स बना के वो कान का जो टुकड़ा है उसको वापस से ज्वाइन होना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन मैट्रिक्स बनाने की प्रॉपर्टी किसकी थी? कॉन्ड्रोब्लास्ट। लेकिन वो तो क्या हो चुके? रिटायर्ड। कॉन्ड्रोसाइट बेटा रिटायर्ड हुए, मरे नहीं है, इमरजेंसी में काम कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब आज की तारीख में मेरा कान कट चुका है, अब इधर इंजरी हो गई, ऐसा कट गया, कुछ इंजरी हो गई, अब इसको वापस से ज्वाइन होना चाहिए तो धीरे धीरे ज्वाइन होगा। अब लेकिन वो ज्वाइनिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी योर कॉन्ड्रोसाइट गेट्स एक्टिव एंड एक्ट एज अ कॉन्ड्रोब्लास्ट, कि भैया इमरजेंसी है, काम करना पड़ेगा और ये कान को वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो हम लिखते हैं लेस एक्टिव, ये मोर एक्टिव सिर्फ कब होते हैं? इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ इमरजेंसी they act as chondroblast। होता है ना, जब आप रिटायर भी हो जाते हो तो कभी कभी जरूरत पड़ने पे आप वापस काम करना भी शुरू कर लेते हो, तो वैसा ही मामला था, जरूरत पड़ने पे इसने वापस से काम किया। तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। अब कार्टिलेज बनने के बाद जो सेल है कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज सेल और कार्टिलेज डिस्ट्रक्टिंग सेल। याद रखना कंसेप्ट, क्योंकि अगले आर्टिकल में सिर्फ हमको कार्टिलेज हटा के जहां जहां कार्टिलेज लिखा वहां वहां क्या लिखेंगे? बोन। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल, बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल, सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब सर मैट्रिक्स हो गया, लेयर हो गई, सेल्स हो गए, अब बचे फाइबर्स। तो फाइबर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में पढ़े कि व्हाइट फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, येलो फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट फाइबर्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो लेट्स सी कौन कौन से कार्टिलेज हमारे पास आने वाले। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फाइबर्स हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले। ठीक है? अब सर सबसे पहला टाइप, एक एक करके जाएंगे, लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है बेटा। सो द फर्स्ट टाइप इज हाइलाइन कार्टिलेज। क्या नाम है? हाइलाइन। सर मैं समझ नहीं पाया ये नाम का मतलब क्या है। देख बेटा, ये जो शब्द है हाइलाइन, ये एक शब्द से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है हाइलो। हेलो नहीं बे, क्या मतलब है? हाइलोज। और हाइलोज का मतलब होता है मिरर लाइक। कैसा होता है बेटा? मिरर लाइक। मैंने लाइक बोला, मिरर नहीं बोला। आईने की तरह। मतलब सर देखने पे उस पे इमेजेस दिखती है, जैसे मैं उसमें झांक कर देख रहा हूं तो मेरा चेहरा दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखेगा। मतलब सर इसके मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इसका मैट्रिक्स एकदम कांच की तरह है सर। कांच नहीं है, कांच की तरह है, और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको अपना चेहरा भी दिखाई देगा।
देखो बेटा, कांच में जब आप देखते हो तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है जिससे आपकी इमेज एकदम एग्जैक्ट आती है। लेकिन वहीं अगर आप पानी में देखते हो, खुद के चेहरे को आप पानी में देखो, एकदम ऐसा एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। तो वो ट्रांसल्यूसेंट वाली प्रॉपर्टी है बेटा। और यहां पर भी सेम वही प्रॉपर्टी है। जनरली क्या होता है सर, आप बार बार कह रहे थे फाइबर्स फाइबर्स फाइबर्स, तो ये वो मैट्रिक्स है जिसमें फाइबर्स है नहीं, इट इज अ फाइबरलेस मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके मैट्रिक्स की खासियत ये है कि वो ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी वाला है जिसमें इमेजेस दिखाई देती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेते। तो सबसे पहला पॉइंट मैट्रिक्स ही आएगा। सो मैट्रिक्स जनरली कहा जाता है, इट इज कलर उसका मैं बता दूं, ब्लूइश व्हाइट जेल, ठीक है, एंड हैविंग अ ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी। सो ट्रांसल्यूसेंट जिनको मतलब नहीं पता बता देता, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जैसे कि आप अपने आप का चेहरा पानी में जब देखते हो तो जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसल्यूसेंसी। तो इसके भी मैट्रिक्स में जब देखोगे ऐसे ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब सर मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना है, बिल्कुल है सर। लैक्यूना क्या होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस, तो वो हमने लिख दिया प्रेजेंट। लैक्यूना के अंदर सेल्स है, बिल्कुल है सर। कौन से सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स, और एक एक लैक्यूना में कितने, 2 to 8, ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब सर द आउटर मोस्ट लेयर पेरिकॉन्ड्रियम विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, अभी अभी डिस्कस किया था उसके बारे में, क्या ये प्रेजेंट है इधर, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो सिर्फ प्रेजेंट लिख के छोड़ दो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पूरा डिटेल बता दिया गया। ठीक है सर, सेल्स है इसके पास, बिल्कुल है। सेल्स कौन से, ऊपर एक मेंशन है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जनरली पेरिकॉन्ड्रियम में होते हैं, आउटर आउटर लेयर में होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स प्रेजेंट है। सर व्हाट अबाउट द फाइबर्स, हाँ उसी का एक मुद्दा चल रहा था। तो फाइबर्स अगर किसी ने भी पूछा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एब्सेंट। सर सबसे पहले का क्या मतलब होता है, कंट्रोवर्सी है क्या। अभी अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम अपने को यही फॉलो करना है, नीट के हिसाब से इसको फाइबरलेस ही लिखना है। लेकिन इसके मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर्स होते बेटा, व्हाइट फाइबर्स के एकदम बारीक बारीक पीसेस। सर व्हाइट फाइबर्स वैसे लंबे बंडल में वेवी ये वाले थे ना सर, कोलेजिन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, करेक्ट। अब उसी फाइबर्स के पीसेस किए गए, जैसे पीस दिया गया, बारीक बारीक पाउडर बना दिया गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, होमोजीनसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया मैट्रिक्स में। मतलब आप मैट्रिक्स देखोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं उसमें फाइबर्स है, एकदम ऐसा होमोजीनियसली इक्वली हर जगह फाइबर्स के टुकड़े डाल दिए गए। इसलिए लगता था कि फाइबर्स आर क्या है, एब्सेंट है। लेकिन बेटा एब्सेंट तो लिखेंगे, लेकिन अगर डिटेल में किसी ने पूछा, मतलब कल को आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि विच कार्टिलेज इज फाइबरलेस, तो आंसर इज हाईलाइन। विच कार्टिलेज मैट्रिक्स इज ट्रांसल्यूसेंट, आंसर इज हाईलाइन। ठीक है, लेकिन कल को क्वेश्चन आया कि भाई हाईलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, और उसमें फाइबर एब्सेंट है ही नहीं, उसमें लिखा हुआ कोलेजिन फाइबर्स, तो वो भी करेक्ट माना। देखो मैं यहां पे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है उसको नीचे लिख दे रहा हूं। सो कंटेन fine pieces of white fibers which is homogeneously distributed in matrix which is homogeneously distributed in matrix. okay? तो समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट आप तभी लिखेंगे जब आपको ऊपर एब्सेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर कहीं भी ऑप्शन में एब्सेंट है तो पहले उसी को टिक करेंगे, नहीं है तो फिर नीचे वाले पॉइंट पे आप जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब सर लोकेशन, ये कार्टिलेज बॉडी में कहां कहां पाया जाता, तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्टिलेज सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब ये जो आपका टिप नोज है, लैरिंग्स में कुछ कार्टिलेज हाईलाइन के, कान में ये इलास्टिक है, खींचे तो इलास्टिक जैसा प्रॉपर्टी करता है, राइट। और आपके जितने भी जॉइंट्स है बेटा, क्या होता है जब दो हड्डियां नजदीक आती जॉइंट बनाने में, तो डायरेक्ट कभी भी दो हड्डियों को एक दूसरे से अटैच नहीं करते क्योंकि इनमें फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए हड्डियों के एंड्स पे कार्टिलेज लगाया जाता और फिर उनको ज्वाइन किया था। एंड कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड स्मूथ, तो वो फ्रिक्शन क्या कर देता है बेटा, अवॉइड। तो अब आपके बॉडी में ढेर सारे जॉइंट्स है और जितने भी 90% जॉइंट्स है सब जगह कौन सा कार्टिलेज लगा हुआ, हाईलाइन। तो जब जॉइंट्स के अंदर ये कार्टिलेज इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते थे आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि जॉइंट इज आर्टिकुलेशन प्रोसेस होती है, एंड होती है वो। ठीक है, तो बेटा इसलिए अब जॉइंट्स के एंड पे, अब जैसे आपके जो रिब्स है उसके अंदर भी हाईलाइन कार्टिलेज लगा हुआ है,
बहुत जगह पे हाइलाइन कार्टिलेज। इनफैक्ट जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो सबसे पहले कार्टिलेज बना, बाद में हड्डी बनी। मतलब आपका एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, आज आपका जो एंडोस्केलेटन है पूरा बोनी है, लेकिन तब आपका एंडोस्केलेटन क्या था? मेजॉरिटी कार्टिलेजिनस था, और वो पूरा कार्टिलेज हाइलाइन ही था। मतलब आज आपकी जितनी भी हड्डियां बनी है वो हाइलाइन कार्टिलेज को कन्वर्ट करके ही बनी है। नहीं तो पहले जब आप एम्ब्रियोलॉजिकली, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें पूरा हाइलाइन कार्टिलेज ही होता है, फिर धीरे धीरे हड्डियां बनना क्या होती है? शुरू होती है। ओके, सो लोकेशन में मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन बाद में कन्वर्ट हो चुका है बोन में, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जैसे मैं अभी बता रहा था जॉइंट्स में जब दो हड्डियां नजदीक आती है तो उस पर कार्टिलेज लिखा जाता है, उनके एंड पार्ट पे कार्टिलेज लगाया जाता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो इसके हिसाब से इसे हम लोग एक नाम देते कि हाइलाइन कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट्स में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर एंड ऑफ रिब्स, अब जनरली क्या होता है बेटा, आपकी ये जो रिब्स है ये बीच में एक हड्डी है स्टर्नम, उसको ज्वाइन होती है, लेकिन एक हड्डी दूसरी हड्डी को डायरेक्ट, मतलब ये जो रिब्स है सेंटर की जो बोन है स्टर्नम, उसको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होंगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये स्टर्नम है और ये सिर्फ रिब्स है, तो ये डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे, रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज लगाएंगे, और वो कौन सा कार्टिलेज रहेगा? हाइलाइन। अब रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइंटिफिक नेम क्या है रिब्स का? कोस्टा। रिब्स का साइंटिफिक नेम क्या है? कोस्टा। करके इसका भी एक और नाम पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोस्टल कार्टिलेज। So because it is attached to the end of ribs, they are also known as coastal cartilage. End of other long bones called as articular cartilage. ठीक है। उसके अलावा आपका नोज टिप, ये वाला। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक, भूल रहे हो क्या? ब्रीदिंग चैप्टर पूरा पढ़ा है बेटा। रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते ट्रकिया, ब्रोंकाई, याद है ना? इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलाजिनस रिंग्स, तो वो कौन से रिंग्स थे? इनकम्प्लीट सी शेप, हाइलाइन कार्टिलेज की तो रिंग्स थे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रकिया, ब्रोंका आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपके लैरिंग्स की भी कुछ पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि लैरिंग्स में 9 कार्टिलेजेस है, 9 में से कुछ कार्टिलेज आपके हाइलाइन है और कुछ इलास्टिक है, तो लैरिंग्स में फ्यू कार्टिलेज इधर आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गए उसके लोकेशन। इधर एक कंट्रोवर्सी चलती नोज टिप के ऊपर, ये वाला। कुछ बुक्स में नोज टिप दिया है इलास्टिक, लेकिन हम लोग उसको किस में डाल रहे? हाइलाइन, और हम लोग वही फॉलो करेंगे, बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस मत करना। अब सर अगर मुझे इसका एक डायग्राम बनाना है तो कुछ नहीं बेटा, रफ डायग्राम होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो लोकेशंस पे आपको फोकस करना है बेटा, उसमें एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। चलिए, ये आपका कार्टिलेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आउटर लेयर, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? पेरिकॉन्ड्रियम। ये क्या हो गई बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, अब इसके अंदर हम लोग कुछ सेल्स बना देंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्योंकि यहीं से कार्टिलेज बनना शुरू होगा, और कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स बना देते बेटा, रेड कलर में बना रहा हूं तो दैट इज अ ब्लड वेसल्स, सो दिस इज ब्लड वेसल्स। ओके, अब हमने कहा था कि ये आपका पूरा मैट्रिक्स रहेगा और इसके अंदर कुछ स्पेसेस रहेंगे, तो ये स्पेसेस बना देते हैं सर। नाउ दैट स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? लैक्यूना। तो लैक्यूना का कंसेप्ट एक टोटल नया है यहां पे बेटा, और इसके अंदर कौन से सेल्स रहेंगे हमारे? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो दिस आर द कॉन्ड्रोसाइट, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, तो जितना हमने साइज बनाया है उसके हिसाब से जितने बैठते बैठा दो। लाइक दिस। तो ये हो गए सेल्स अपने कौन से? कॉन्ड्रोसाइट। ओके, अब क्या करो, पूरा मैट्रिक्स डाल दो। ये रहा मैट्रिक्स आपका। So this is going to be the matrix, solid and pliable. सर आपने कहा था इसमें फाइबर्स भी होंगे, कोलेजिन फाइबर्स। ये देखो यहां पे एकदम बारीक बारीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ग्रीन कलर में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वहां से, जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें कोलेजिन फाइबर्स है, तो दिस इज व्हाइट फाइबर्स।
और कम क्वांटिटी में रहते करके ये जो कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर फाइबर्स की क्वांटिटी बढ़ गई तो काफी टफ और हार्ड होने के चांसेस थे. सो दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. तो इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, आप उस पर फोकस करेंगे. अब ये हो गया हमारा पहला टाइप. अब दो टाइप हमारे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कार्टिलेज. पहला तो कार्टिलेज था ही नहीं, अब दो टाइप है कार्टिलेज के हिसाब से. एक में बहुत ज्यादा व्हाइट फाइबर्स है और एक में बहुत ज्यादा येलो फाइबर्स है. अब अगर किसी कार्टिलेज में बहुत ज्यादा व्हाइट फाइबर्स डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टफ एंड हार्ड. और किसी कार्टिलेज में बहुत ज्यादा येलो फाइबर्स डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक. तो ऐसे अब दो टाइप बन चुके, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो फाइब्रस कार्टिलेज. ओके, सो यहां तक पूरा क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज. सो नेक्स्ट टाइप व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. ठीक है, और इसे शॉर्टकट में सिर्फ फाइब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं. मतलब कल को अगर आपको शॉर्टकट आया तो भी आपको ध्यान रहना चाहिए, फाइब्रो कार्टिलेज. अब देखो नाम से एकदम क्लियर है कि फाइबर ज्यादा है, तो अपन वैसी पॉइंट बनाते जाएंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स वही है, सॉलिड एंड प्लायबल, तो लिख देंगे प्रेजेंट. अब कंपोजिशन लिखते नहीं बैठेंगे. मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, लैक्यूना. बिल्कुल यहां पर भी प्रेजेंट है सर, लैक्यूना इज प्रेजेंट. और उसके अंदर कौन से सेल्स रहेंगे बेटा, अपने कॉन्ड्रोसाइट. वही अपनी क्वांटिटी 2 to 8. हमने पहले इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा था करके, अब हम सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट लिखते चले गए. अब पेरिकॉन्ड्रियम, यहां पर है बेटा एमसीक्यू. स्टार्टिंग में बताया था कि पेरिकॉन्ड्रियम एक जगह एब्सेंट है, वो यही जगह है बेटा. सो इट इज एब्सेंट. अब आपके मन में तरह तरह सवाल आ रहे होंगे सर कि पेरिकॉन्ड्रियम सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में थी, उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी था. तो वही है बेटा कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज को सबसे मिनिमम ब्लड सप्लाई होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस आउटर मोस्ट लेयर पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है, तो ये एमसीक्यू हो चुका है अब आपका. अब सर सेल्स वो तीनों भी प्रेजेंट रहेंगे बेटा अपने, तो सिर्फ प्रेजेंट लिख देता हूं, हर एक का नाम लिखते नहीं बैठेंगे. अब इंपॉर्टेंट है फाइबर्स. तो जैसे पिछले इसमें हमने लिखा था एब्सेंट, यहां पे नहीं लिखेंगे. यहां पे ढेर सारे कौन से फाइबर्स रहेंगे बेटा, व्हाइट फाइबर्स. ठीक है, कोलैजिन फाइबर्स. अब मैं आपको एक बता दूं, बिकॉज ऑफ दिस ये कार्टिलेज बहुत टफ और हार्ड हो चुका है. तो एमसीक्यू बनता है बेटा कि विच वन इज द टफेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी. सो दिस वन, दिस इज एमसीक्यू. द टफेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी इज अ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और द फाइब्रो कार्टिलेज. अब डायग्राम क्या बनाना सर, पिछला डायग्राम मैंने जो बनाया था उसमें से पेरिकॉन्ड्रियम हटा दो, बाकी लैक्यूना वगैरह सब वैसे ही रखो, और वहां पे बंडल्स में व्हाइट फाइबर्स बनाओ, ढेर सारे व्हाइट फाइबर्स बनाओ. तो डायग्राम तो कोई एमसीक्यू में आने वाला है नहीं, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो आसानी से हो जाएगा. सर इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन, कि बॉडी में ये अभी कहां पाया जाता है. तो दो जगह पाया जाता है. एक है प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और तीसरा है आपके सूचर्स. मैं सब समझाता हूं आपको, क्योंकि जिसका लोकोमोशन चैप्टर हुआ है वो ये समझ सकता है, जिसका नहीं हुआ वो नहीं समझ पाएगा. मतलब सर सबसे पहले ये सब जॉइंट्स है बेटा. प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपकी ये जो कमर की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं हिप बोन, हिप बोन में पार्ट होते हैं जिसका नाम होता है प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, ऐसे 3 पार्ट होते हैं. तो अपन अगर इधर हाथ लगाते तो ये अपनी कमर की हड्डी है, और अपन अपनी अम्बलिकस, बेली बटन बोलते हैं, वहां से अगर 2-3 सेंटीमीटर नीचे जाते टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर अगर आप टच करोगे तो आपको एकदम से हड्डी लगेगी, एकदम टफ बोन, और वो हड्डी प्यूबिक सिम्फाइसिस है. मतलब क्या होता है, देयर इज अ 2 प्यूबिस बोन. हिप बोन 2 है तो उसके 2 प्यूबिस आएंगे, प्यूबिस एक हड्डी का नाम है, और ये देखो 2 मेरे जो हाथ है ये प्यूबिस बोन है. अब ये दोनों बोन को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो ज्वाइंट बना रहे हैं ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब उसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होने वाला है ज्वाइंट में. वो ज्वाइंट एकदम मजबूत रहेगा, टफ रहेगा, हार्ड रहेगा, वो बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से. और उनको मजबूत बनाने के लिए बीच में कौन सा कार्टिलेज लगाते हैं हम लोग, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. अगर आपको ज्वाइंट ऐसा फ्लेक्सिबल चाहिए, जैसे ज्वाइंट फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल हिल रहा है सर, तो इधर हाईलाइन कार्टिलेज था. लेकिन जब ज्वाइंट आपको बिल्कुल हिलाने नहीं, एकदम मजबूत चाहिए, तो बेटा वहां पे हम लोग लगाते हैं फाइब्रस कार्टिलेज. तो यहां पर जो हड्डी होती है, जो 2 हड्डी, सिम्फाइसिस का मतलब होता है यूनियन, और प्यूबिस तो हड्डी का नाम है, तो बेटा वो दोनों को ज्वाइन करना.
तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नाम पे ध्यान दीजिए बेटा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और वर्टिब्रल मतलब आपके वर्टिब्रीज, मन के बोलते हैं ना अपन। तो आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है, तो ये कम से कम छोटे बच्चों में 33 होते हैं और बड़ों में 26 होते हैं। तो ये हड्डियां ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है पूरा कॉलम। समझो ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, तीसरी वर्टिब्री, चौथी वर्टिब्री, ऐसा रखा जाता है। अब ये दो वर्टिब्रो के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क होती है, और वो कौन से कार्टिलेज की डिस्क होती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ताकि दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसे मान लेते हैं बेटा कि ये एक कपड़ा है, ये डिस्क हो, ये एक वर्टिब्री है, ये ऐसी डिस्क लगाई, अब ये दूसरी वर्टिब्री। अब इससे क्या होता है कि दोनों के बीच का फ्रिक्शन अवॉइड होगा। लेकिन कभी ये कपड़ा सरक गया, मतलब हड्डी, ये हड्डी नहीं सॉरी, डिस्क सरक गई, स्लिप डिस्क बोलते हैं ना, अगर वो डिस्क हट गई तो दोनों मन के एक दूसरे पे रेस्ट करेंगे और अब फ्रिक्शन होना क्या होगा? शुरू होगा। तो बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहां पर लगाई गई है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहां का जॉइंट है। और रही बात अब सूचर्स की, सूचर्स बोले तो ये हो गया आपका स्कल, खासकर क्रेनियम, ये वाला पार्ट बेटा। अब आपके स्कल में कुल मिला के 22 हड्डियां होती है। अब ये जो 22 बोन्स है बेटा, ये बोन्स आपस में इस तरह से अटैच है। अभी आपको मैं बता दूं, ये यहां से लेकर यहां तक पीछे तक, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्रेनियम। इसमें तकरीबन 8 हड्डियां होती, कितनी? 8। सर ये तो पूरा एक लग रहा है, और उसमें से कोई भी हड्डी हिल नहीं रही है, क्योंकि दे आर वेरी टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर। मतलब यहां पे एक हड्डी है जिसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, इधर पीछे एक हड्डी है पैराइटल बोन। अब ये फ्रंटल और पैराइटल आपस में ऐसे भी ज्वाइन हुए कि ये सेपरेट नहीं होंगे। मतलब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स, जो हिलते नहीं है, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स, जो हिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी जॉइंट एकदम फिक्स बनाना है, उसको हिलाना नहीं कभी जिंदगी में, उसको पक्का ही कर देना है सर, तो उस समय हम लोग यही कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। यहां तक समझ में आई आपको बात? तो सूचर्स बोले तो ये यहां के, सूचर का वैसे मेडिकल टर्म सूचर मतलब क्या होता है? सिलना। यहां पर ऐसा लग रहा है कि हड्डियों को एक दूसरे से ऐसा सिल दिया गया पक्का कि कभी अलग नहीं होने वाले, और वो सिलने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? कार्टिलेज का, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। तो देयर आर 3 एग्जांपल्स, इसको आप ध्यान रखिए, ये आपके काम आएगा। एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके दांत, अभी जैसे डाइजेशन में बताया था, एक दूध के दांत होते, एक पक्के दांत होते। जो पक्के दांत होते वो हड्डी में अटैच है, हड्डी में अगर वो अटैच है तो हड्डी के साथ ज्वाइंट बनाए दांतों का, जॉ बोन के साथ, तो उसमें भी कौन सा कार्टिलेज है? दिस व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बात समझ में आ गई? चलिए, ये सारी चीजें जॉइंट्स में, मतलब लोकोमोशन चैप्टर में जब आप जॉइंट्स आर्टिकल आएगा तब ये फिर से नाम आएंगे, और उधर भी पूछा जाएगा कि कौन सा कार्टिलेज लगाया गया है। तो व्हाइट फाइब्रस, मतलब कोई भी बॉडी का जॉइंट अगर वो हिल नहीं रहा है तो वहां पे कौन सा कार्टिलेज है? व्हाइट फाइब्रस। और अगर वो थोड़ा भी हिल रहा है तो वहां पर कौन सा कार्टिलेज आ जाता है? हाईलाइन कार्टिलेज। ओके, इस तरह से कुछ याद रखिए। अब बेटा ये हो गया व्हाइट फाइब्रस। अब बस अगली कैटेगरी, व्हाइट फाइबर की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? येलो फाइबर। सब कुछ वैसा रहेगा, इधर येलो फाइबर आएगा और लोकेशंस चेंज होंगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट टाइप, येलो फाइब्रस कार्टिलेज। तो बेटा वैसी पॉइंट बना दिए जाएंगे, मैट्रिक्स प्रेजेंट। बताइए मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन था? एकदम स्टार्टिंग में बताया सर, कोर प्रोटीन पूछ रहे हो तो एग्रीकन, और अगर बॉइलिंग के बाद पूछ रहे हो तो कॉन्ड्रीन। वेरी गुड। लैक्यूना, दैट इज अ फ्लूइड स्पिल स्पेस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। और इसमें कौन से सेल्स रहते हैं सर? दैट इज अ कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट, 2 से 8 क्वांटिटी में। सर पेरिकॉन्ड्रियम यहां प्रेजेंट है, वो एक लौता ही था जिसमें एब्सेंट थी, सो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। अब बचा फाइबर्स। अच्छा एक सेल्स बचा है, सेल्स लिख देते। सेल्स भी प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट वगैरह, एंड फाइबर्स। सो फाइबर्स कौन से रहेंगे बेटा? येलो। बेटा येलो फाइबर्स कोलेजिन होते कि इलास्टिन होते? तो इलास्टिक होते हैं सर, इलास्टिक फाइबर्स। ओके, तो नाम से देख के ये समझ में आ रहा है कि सर वो कार्टिलेज में इलास्टिसिटी अच्छी खासी रहेगी। अब इंपॉर्टेंट है बॉडी में कहां कहां ये प्रेजेंट है, लोकेशन। तो बहुत आसान तरीका देखिए, एक आपको लिखना है ईयर पिन्ना, मतलब स्टार्टिंग से जो हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे, राइट। फिर दूसरा है आपका एपिग्लॉटिस, तीसरा है आपका यूस्टेशियन ट्यूब। सो आसान क्या है पता है?
ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द ई। इलास्टिक, देखो येलो फाइब्रस कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या रहेगा? इलास्टिक कार्टिलेज। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज। तो बेटा ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक एंड ई स्टैंड्स फॉर देयर एग्जांपल्स। ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस, यूस्टेशियन ट्यूब। एपिग्लॉटिस पढ़ चुके हैं, लैरिंग्स का हिस्सा है ब्रीदिंग चैप्टर में, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड और वाटर को एंटर करने से बचाता है। मतलब ढक्कन था, फ्लैप, इलास्टिक फ्लैप, जो जब भी आप खाना खाते तो वो इसोफेगस में ही जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आएगा। और रही बात एक इसकी, तो ये आपके अभी तक नॉलेज में नहीं है, यूस्टेशियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो आपके कान को फेरिंग से कनेक्ट करती है। मतलब देखो, ये एक मार्कर पेन है, बोलते यूस्टेशियन ट्यूब, यहां से ऐसी पाइप आती है। आपके जो ईयर होते हैं ना, उसके हिस्से होते हैं, ये जो बाहर वाला दिखता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, थोड़ा अंदर जाओगे मिडल ईयर, उससे और अंदर जाओगे इंटरनल ईयर। ऐसे तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। सिलेबस में है, नर्वस सिस्टम चैप्टर में दिया हुआ है। तो अभी जो आपका मिडल ईयर होता है उसको नीचे फेरिंग से कनेक्ट किया जाता है, और वो पाइपलाइन का नाम होता है यूस्टेशियन ट्यूब। और ये जो पाइपलाइन है ना बेटा, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी। कभी भी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया, जब आपको सर्दी होती है तो आपके कान बंद हो जाते हैं, क्यों? ये पाइपलाइन की वजह से। अब बेटा आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको ये पढ़ना पड़ता है अपना ईयर, तब जाके आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं कि यूस्टेशियन ट्यूब कहां है, इतना तो पता होना चाहिए। इट कनेक्ट्स मिडल ईयर टू फेरिंग्स। इट कनेक्ट्स मिडल ईयर टू फेरिंग्स। तो यहां तक पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया इलास्टिक कार्टिलेज। सर आपने कहा था 4 टाइप है, चौथा टाइप है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। उसको भी बता देता हूं, लेकिन उसमें कुछ लिखने जैसा बचा नहीं है। क्यों सर? समझाता हूं। सो द लास्ट टाइप, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। सर मेरे को नाम से एक अंदाजा आ गया कि इसके मैट्रिक्स में ठूस ठूस के क्या भरा हुआ रहेगा? कैल्शियम। क्या भरा रहेगा बेटा? कैल्शियम। तो उसका नाम कैल्सीफाइड हो गया। सर ये कार्टिलेज कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारा जवानी का जो हाइलाइन कार्टिलेज था, बुढ़ापे में जाके कैल्सीफाइड हो गया। समझ रहे हो? कुछ दिमाग लगाओ। आज की तारीख में सबसे ज्यादा तुम्हारे बॉडी में हाइलाइन कार्टिलेज सारे जॉइंट्स वगैरह पे लगा है। बुढ़ापे में जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ होती जॉइंट्स की। क्यों? क्योंकि जब दोनों हड्डियों के ऊपर आपने हाइलाइन कार्टिलेज लगाता है, विच इज वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। अब बुढ़ापे में क्या होता है, हड्डियों का कैल्शियम झड़ना शुरू होता है, जिसे बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो हड्डियों का कैल्शियम झड़ के उसके ऊपर लगे हुए कार्टिलेज में जाएगा। अब वो कार्टिलेज जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल था, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से क्या होते जाएगा? टफ एंड हार्ड। और इसके वजह से अब उधर जॉइंट्स में क्या होंगी? फ्रिक्शन, इजी मूवमेंट नहीं होगा, और फ्रिक्शन होगा तो दुखेगा। बुढ़ापे में देखो लोग ऐसे जॉइंट को हिलाने को डरते, जैसे खासकर नी जॉइंट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वही कार्टिलेज सबसे पहले कैल्सीफाइड होना शुरू होता है। इसका मतलब दिस कार्टिलेज इज नथिंग बट द हाइलाइन कार्टिलेज विद द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मतलब बुढ़ापे का हाइलाइन है ये। क्या है बेटा? बुढ़ापे का हाइलाइन। अब पूरा हाइलाइन कार्टिलेज याद करो, मैट्रिक्स, लैक्यूना, पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह सब, और लोकेशन तक, लोकेशन तक। मतलब जो जवानी में हाइलाइन था वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट होता है? कैल्सीफाइड। तो जहां जहां हाइलाइन था, जितनी मैंने लोकेशंस लिखा है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? कैल्सीफाइड होती जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा हाइलाइन कैल्सीफाइड होने वाला है, लेकिन जो कुछ है वो हाइलाइन से ही कन्वर्ट होकर बनेगा। ठीक है। सो कैल्सीफाइड कार्टिलेज ये बना कैसा? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम in the matrix of hyaline cartilage leads to formation of calcified cartilage. Leads to formation of calcified cartilage. समझ में आ गई बात? लेकिन ये कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होने वाली कब है? इट इज कॉमनली सीन इन द ओल्ड एज। या तो मतलब जब हड्डियों का कैल्शियम, जैसे 40 की उम्र के बाद, 40-45 की उम्र के बाद हड्डियों का कैल्शियम जनरली झड़ना शुरू हो जाता है, तो वहां पे देखने को मिलती है बेटा। ठीक है। तो बेटा जो कुछ लोकेशंस थे हाइलाइन के, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब सर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया गया फ्रॉग का, लिखा के दे रहा हूं, फ्रॉग अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। तो वो है
suprascapular region and pubic region of frog. समझाता हूं क्या होता है बेटा. अपने बॉडी में दो गर्डल्स होते हैं. गर्डल्स लोकोमोशन चैप्टर में आता है. पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. ये जो पीछे की हड्डी होती है स्कैप्यूला बोलते हैं इसको. अपने पास हड्डी है तो दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल. और नीचे जो कमर की हड्डी होती है हिप बोन, उसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल. तो पेल्विक गर्डल में जो प्यूबिक रीजन है, मतलब अपने पास तो सब बोनी है, लेकिन फ्रॉग के अंदर वो कार्टिलेज का बनता है. मतलब फ्रॉग के अंदर जो सुप्रास्कैपुला, मतलब ये अपनी जो हड्डी, तो फ्रॉग की भी ये इमेजिन करो, लेकिन फ्रॉग की वो चीज किससे बनी हुई, कैल्सिफाइड कार्टिलेज. और अपनी जो कमर की हड्डी है प्यूबिक रीजन वाली, राइट, तो वो भी अपनी बोनी है, लेकिन इनकी किससे बनी, कैल्सिफाइड. अब सर कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज हार्ड, ठीक है, बट नॉट टफ. क्योंकि कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूजन कहां है. टफेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी इज अ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हार्डेस्ट कैल्सिफाइड. दोनों को मिक्स नहीं करने का, ठीक है. तो बेटा यहां तक समझ में आ गई आपको बात. तो बेटा ये हो गया यहां पे अब कार्टिलेज पूरा कंप्लीट. और अगर आपको कार्टिलेज समझ में आया है तो बस इसी को हमको कन्वर्ट करना है बोन्स में. ज्यादा दिक्कत का काम नहीं. बस बोन के अंदर हमको एक ही होता है, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखना पड़ता है. तो बेटा इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, राइट, तो आपके कार्टिलेज के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू. पेरिकॉन्ड्रियम कहां एब्सेंट थी वो याद रखना है. किसका मैट्रिक्स ट्रांसल्यूसेंट नेचर का था वो याद रखना है. इतने ही एमसीक्यूज में से आते हैं. चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनिमल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. तब तक के लिए थैंक यू सो